हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। जी हाँ बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं का गणित अध्याय 3। और अध्याय 3 का नाम है बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, सबसे पहले आपको ये होते क्या है और इसका नाम का मीनिंग समझना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले मैं आइए बच्चों आपको इस अध्याय का जो नाम है उसको समझाने का प्रयास करता हूं। तो देखो, मैथ्स के अंदर दो प्रकार की संख्याएं होती है, एक होती है बच्चों चर और एक होती है अचर। चर मतलब होता है वेरिएबल और अचर मतलब होता है नॉन वेरिएबल, है ना। तो चर वो जिसका मान क्या हो बच्चों, बदलता हो। मतलब जैसे यहाँ पर आप क्या करते हो, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा एक्स वाई जेड टी यू वी, इस तरह की संख्या आप मैथ्स के अंदर देखते हो, ये बहुत सारे समीकरण के अंदर रहती है। तो हम क्या करते हैं कि एक्स का मान, वाई का मान, जेड का मान, टी का मान, यू का मान और वी का मान ये बदलता रहता है। इनकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, इनकी जगह अपन लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक अपन कुछ भी लिख सकते हैं। तो मतलब एक्स फिक्स नहीं है, एक्स का मान यहाँ पर फिक्स नहीं है। एक्स की जगह आप क्या रख सकते हो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ कोई से भी संख्या आप रख सकते हो। तो यहाँ पर एक्स का मान बदलता जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं चर। मतलब ये चलता है, इसका मान आगे बढ़ता जाता है ना। जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू चेंज करोगे, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा y बराबर 3x है ना। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, y का मान निकालना है तो x की वैल्यू पुट करते जाएंगे। x की वैल्यू अपन ने 0 पुट करी तो 0 का गुणा 3 में होगा तो y का मान भी क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर मैंने x का मान 1 पुट किया तो यहाँ पर 3 है कम 3, तो y का मान क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, है ना। इस तरह से क्या है, ये वैल्यू बदलती रहती है ना। x का मान मैंने यहाँ पर 2 पुट किया तो 3, 2 का गुणा यहाँ 3 में कर देंगे, 3 दूने कितना हो जाएगा 6, तो y का मान कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं बच्चों कि ये जो संख्याएं होती है x और y वाली जो संख्याएं होती है, ये क्या होती है, ये चर संख्याएं कहलाती है, क्योंकि इनका मान बदलता रहता है। आप जैसे जैसे x का मान बदलते हो उसके साथ साथ y की वैल्यू भी बदल जाती है, या फिर x की जगह आप 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख सकते हो, ऐसे इन सभी के साथ रख सकते हो। तो ये होती है चर संख्याएं। अब आते हैं अपन अचर। अचर का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स हो, बदले नहीं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 5, तो 5 फिक्स रहेगा, 5 ये बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। फिर मैंने यहाँ पर लिखा 6, तो 6 भी फिक्स रहेगा, 6 का मान बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। फिर मैंने लिखा यहाँ पर 7, 7 का मान बदलेगा, ऐसे डेढ़ कुछ भी है। जैसे यहाँ पर 6.5 है तो ये हमेशा 6.5 ही रहेगा, फिक्स रहेगा, इसको अपन 7 नहीं बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आपकी जो वैल्यू एक बार फिक्स हो जाती है वो बदलती नहीं है, उनको अपन बोलते हैं अचर संख्याएं बोलते हैं बच्चों, है ना। ठीक है, आपको चर और अचर का मतलब समझ में आया होगा, है ना। तो सबसे पहले तो मैंने आपको समझा दिया कि चर और अचर क्या होते हैं। अब यहाँ पर उसने बोला है, सबसे पहले उसने बोला है आपसे यहाँ पर दो चर वाले, कितने चर वाले, दो चर। मतलब इसमें दो चर आएंगे, एक x आएगा, एक y आएगा, या फिर x के साथ और कुछ भी आ सकता है, y के साथ और कुछ भी आ सकता है। तो दो चर आएंगे, है ना। तो यहाँ पर मैंने दो चर लिए, एक लिया x और एक लिया y, है ना। तो ये तो हो गए दो चर, ये हो गए दो चर, है ना, एक x और एक y, है ना, दो चर वाले रेखिक। रेखिक का मतलब क्या होता है, तो रेखिक समीकरण वो समीकरण कहलाता है जिस समीकरण की अधिकतम घात या जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 होती है। अपन ने इसके पहले जस्ट बहुपद वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बहुपद की घात समझाया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। तो जिसकी घात अधिकतम 1 हो, तो यहाँ पर इसकी घात भी अधिकतम 1 है और इसकी घात भी अधिकतम क्या है, 1 है ना। तो इसको बोलेंगे अपन दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, है ना। अब रेखिक का मतलब समझो, रेखिक का मतलब होता है जिसकी अधिकतम घात क्या हो, 1। तो यहाँ पर लिखा मान लो मैंने 2x और प्लस का यहाँ पर लिखा मैंने 3y, है ना, और इसके बराबर में लिख दिया मैंने 6 लिख दिया। यहाँ पे इसके बराबर में क्या लिख दिया मैंने, 6। तो एक ये रेखिक समीकरण बन गया। तो दो चर है, एक यहाँ पर 2x है और एक क्या है, 3y है ना। या फिर आप इसको बोल सकते हो दो चर में एक आपके पास में x है और एक आपके साथ में y है। दो चर है, अधिकतम घात कितनी है, 1 है, इसलिए इसको बोलेंगे रेखिक। तो दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, युग्म इसलिए इसके साथ में एक और समीकरण रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 5x प्लस का 7y और बराबर में मैंने लिख दिया 9। तो ये दो समीकरण बन गए। तो ये दो समीकरण का जो पेयर है, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, इन दोनों का जो पेयर, इसको बोलते हैं युग्म।
इसको क्या बोलते हैं बच्चों, युग्म, है ना। तो आपको समझ में आया, दो चर क्या हुए, दो चर हुए, एक तो x हुआ और एक क्या हुआ, y हुआ। तो ये हुआ दो चर वाले रेखिक। रेखिक का मतलब क्या होता है, जिसकी घात अधिकतम कितनी हो, एक हो, है ना, रेखिक समीकरण। युग्म, युग्म मतलब इनका दोनों समीकरण का पेयर। तो ये समीकरण आपको जो अध्याय 3 है इसमें इस तरह से देखने को मिलेगा। मैं इसका वास्तविक रूप आपको लिख के बता देता हूं। ए और बी का मान इस तरह से लिख सकते हैं अपन, ए और बी के रूप में। यहां पर लिखेंगे अपन ax1 प्लस बी y1 और प्लस का यहां पर जाएगा c1 और बराबर में 0, है ना। ये जो बराबर के वैल्यू जो बराबर को उधर रहती है उसको बराबर को उठा के आप इधर लाओगे तो यहां पर बराबर में क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा, है ना। जैसे अभी मैंने लिखा था, मैं आपको वापस से समझा दूंगा। फिर यहां पर होगा ax2 सॉरी, है ना, सॉरी आप इसको ऐसा लिख लो a1x b1y और इसको लिख दो आप c1, है ना। फिर a2x प्लस यहाँ पर लिख दो b2y और प्लस का c2 और बराबर में 0, है ना। मतलब a1 b1 c1 ये हो गया पहला समीकरण। फिर दूसरा a2 b2 और c2 ये हो गया दूसरा समीकरण। तो इन दोनों का जो पेयर बनेगा, इन दोनों का जो पेयर बनेगा वो कहलाता है युग्म। वो क्या कहलाता है, युग्म। और कितने चर है इसमें, दो चर है, एक x है और एक y है। इसमें भी दो चर है, एक x है और एक y है ना। तो दो चर वाला रेखिक समीकरण क्यों रेखिक क्यों है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात एक है, इसकी भी एक है, इसकी भी एक है और इसकी भी एक है। और युग्म क्यों, क्योंकि ये दो समीकरण है ना। तो इसमें आगे आपको बहुत सारी कंडीशन भी सिद्ध करना पड़ेगी। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो किस किस कंडीशन को ये फॉलो करता है ये आपकी प्रश्नावली में हम आगे पढ़ेंगे 3.1 में। तो अभी मैं सिर्फ आपको अध्याय 3 में जो बेसिक चीजें हैं वो क्या है, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये समझाने जा रहा हूं, है ना। तो आइए अब हम इस पे आधारित एक क्वेश्चन को करते हैं सोल्व बच्चों, जिसमें सबसे पहले नंबर पर जो आपको क्वेश्चन इसमें दिए हैं वो दिए हैं आपको ग्राफ के विधि पे आधारित, है ना। मतलब आपको ग्राफ खींचना है और ग्राफ के हिसाब से आपको हल करना है ना। तो अपन ग्राफ वाले क्वेश्चन सबसे पहले इसमें हल करते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों आपको क्वेश्चन दिया है, राम एक स्टेशनरी की दुकान पर गया, है ना। राम सबसे पहले कहाँ गया, स्टेशनरी की दुकान पर गया। और स्टेशनरी की दुकान आप सभी ने देखी होगी, जहाँ से आप कॉपी पेन पेंसिल वगैरह खरीद के लाते हो उसको बोलते हैं स्टेशनरी की दुकान, है ना। तो राम स्टेशनरी की दुकान पर गया और कितने रुपए लगे गया, 9 रुपए। 9 रुपए में 2 पेंसिल, 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदे, है ना। उसने 9 रुपए लेकर गया और 9 रुपए में जैसे आप लेके जाते हो 9 रुपए 10 रुपए 15 रुपए लेके जाते हो और आप 2-3 प्रकार के सामान खरीद के लाते हो। तो इस प्रकार से वो 2 पेंसिल और 3 रबड़ और उसने पूरे 9 रुपए दे दिए, है ना। राम का दोस्त श्याम ने भी 18 रुपए में उसी तरह के, जिस तरह के राम लेके आया है पेंसिल और रबड़, उसी तरह के 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदे। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय ज्यामितीय रूप में व्यक्त आपको करना है। तो आइए हम समझते हैं कि क्या होता है बीजगणितीय रूप और क्या होता है इसका ग्राफीय ज्यामितीय रूप, है ना। तो सबसे पहले अपन इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। तो अपने को नहीं पता है कि पेंसिल कितने रुपए की है और रबड़ कितने रुपए का है। तो अपन मान लेते हैं सबसे पहले पेंसिल की कीमत, है ना। तो अपन लिखते हैं कि माना, यहां पर अपन स्टार्टिंग करते हैं, माना पेंसिल x रुपए की है ना। माना एक पेंसिल कीमत, माना एक पेंसिल x रुपए की है और एक जो रबड़ है वो y रुपए का है, ठीक है। एक पेंसिल 100 रुपए की और एक रबड़ y रुपए का, है ना। तो राम ने क्या किया, राम तो देखते अपन कितनी 2 पेंसिल खरीदी। तो जैसे मैं बोलूं आपसे कि आपको 5 रुपए की एक वस्तु मिलती है, 5 रुपए की कितनी वस्तु मिलती है, एक। तो आप मुझे बताओ 2 वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली 5 दूने 10। मतलब अपन क्या करते हैं कि जो जितने 1 रुपए का मतलब एक जो वस्तु है उसकी जो कीमत है उसमें अपन ने जितनी भी वस्तु ली है उसका इंटू कर देते हैं। तो अपने को क्या मिल जाता है, उसका मूल्य मिल जाता है। जैसे मैं बोलूं कि 1 रुपए में एक वस्तु 5 रुपए की, तो 2 वस्तु कितने की हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, इस 5 में 2 का गुणा कर दोगे तो 5 दूने 10 रुपए की। मतलब मैंने क्या किया, एक वस्तु की जो कीमत है उसमें जितनी वस्तु ली उसका गुणा कर देंगे अपन, तो उसकी कीमत अपने को पता चल जाएगी, है ना। तो ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने को दिया है 2 पेंसिल तो ली है उसने
और पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना है 100 रुपये, तो ये जाएगा 2x प्लस, और क्या लिए उसने 3 रबड़ लिए, तो 3 रबड़ लिए तो 3 और एक रबड़ की कीमत कितनी है y, और बराबर कितने रुपए दिए 9 रुपए दिए है ना, क्योंकि यहाँ पर जितने भी रुपए का आएगा मान लो 2 रुपए की आई, ये 1 रुपए का आया, तो ऐसा इनका योग कितना हो रहा है 9 हो रहा है ना, तो इनका योग कितना हो रहा है 9 हो रहा है। तो यहाँ से अपन x का मान निकालने का प्रयास करें है ना, x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 9 माइनस का क्या हो जाएगा 3y, और यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x बराबर हो जाएगा 9 माइनस का 3y, और बटे में क्या जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ये जो 2 गुणा में बराबर को उधर भाग में चल जाएगा, तो इस तरह से ये अपने को पहला समीकरण मिल जाएगा। इससे अपन ये इसका बीजगणितीय रूप है, और ये जो x का मान अपन ने निकाला है, ये x का मान अपन ने ग्राफीय विधि से हल करने के लिए निकाला है ना। ठीक बच्चों, उसी प्रकार से ये तो किसके लिए हुआ, ये राम के लिए हुआ ये है ना। अब श्याम भी गए थे है ना, श्याम भी दुकान पे गया था, और श्याम ने क्या किया था, श्याम ने उसी प्रकार के 4 पेंसिल, तो 4 × x प्लस 6 रबड़ लिए, तो 6 × y, और बराबर कितने रुपए दिए 18 रुपए। तो यहाँ से वही x का मान निकाल लेंगे। देखो इस समीकरण में 2 का भाग देते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 3y और बराबर में 9। तो ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण देखो दोनों बराबर आ गया, राम और श्याम का समीकरण सेम है। यहाँ पर भी 2x, यहाँ पर 3y बराबर में 9, यहाँ पर भी 2x प्लस का 3y बराबर में 9, मतलब ये दोनों एक जैसे समीकरण है, मतलब ये इनके लिए एक ही ग्राफीय निरूपण होगा, मतलब एक ही रेखा का अपन निर्माण करेंगे यहाँ पर। तो x की वैल्यू मिल गई अपने को, तो यहाँ से अपन अब निकालते हैं मान। देखो ग्राफ में आपको बना के बता देता हूँ, ग्राफ जो बनता है आपका इस तरह से बनता है, ये मैंने यहाँ पर आपको ग्राफ बना के दिखाया है। ये वाली जो अक्ष होती है ये इस तरह से, ये जो इस तरह से इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा है ना, इसको क्षैतिज अक्ष बोलेंगे। तो ये होती है आपकी x अक्ष, ये कौन सी होती है x, और ये होती है आपकी -x, ये कौन सी होती है -x। ये होता है जहाँ पर दोनों रेखाएं मिलती है ना, इसको बोलेंगे अपन क्षैतिज अक्ष, और ये जो इस तरह से रहती है ये होती है आपकी ऊर्ध्वाधर अक्ष, ये कौन सी होती है ऊर्ध्वाधर। तो ऊपर वाली को बोलते हैं अपन y, ये कौन सी है y, और नीचे वाली को बोलते हैं -y, और ये दोनों जहाँ पर मिलती है इसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसको क्या बोलते हैं बच्चों अपन, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, इसको कहा जाता है मूल बिंदु है ना। अब ये जो नीचे है आपकी ये वाली, ये होती है -y, ये क्या होता है आपका -y वाली अक्ष होती है ना, ठीक है। तो अब अपन इसमें वैल्यू पुट करते हैं, और यहाँ से एक देखो यहाँ पर y का मान पुट करेंगे तो अपने को x का मान मिलता जाएगा है ना। तो सबसे पहले अपन x और y के मान निकाल लेते हैं है ना। तो देखो इस तरह से ये 0 रहता है, जहाँ से इसकी मूल बिंदु रहता है 0, फिर इधर बढ़ते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से चलते हैं ना। फिर यहाँ पर चलेंगे, ये प्लस वाला x अक्ष है और ये प्लस वाला y अक्ष है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10, इस तरह से ये वैल्यू इसमें चलती है ना। तो अपने को मान निकालना है x और y का। तो देखो सबसे पहले अपन यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू, ये इस तरह से अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ से अपन को एक x और y के मान चाहिए ना, तो x और y के मान जब मिलेंगे वहाँ बिंदु मिला के और अपन रेखा का निर्माण कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा ऊपर x का मान चाहिए अपने को और नीचे चाहिए y का मान, और दो वैल्यू अगर मिल गई तो अपना काम हो जाएगा। तो देखो y का मान अपन उस तरह से पुट करेंगे यहाँ पर कि नीचे जो 2 है तो 2 से संख्या कट जानी चाहिए। तो माना अपन ने y का मान 1 रखा, तो 9 में से 3 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, और 6 2 से कट जाएगा। तो मैंने वैल्यू पुट करी y की जगह 1, वैल्यू पुट क्या करी y की जगह 1। देखो यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट करी x बराबर 9 माइनस का 3 और y की जगह वैल्यू पुट करी 1 और बट्टे में क्या है 2। तो यहाँ पर x का मान कितना जाएगा 9, 3 है कम 3 और बट्टे में क्या जाएगा 2, और 9 में से 3 जाएगा तो 6 और बट्टे में 2, 2 है कम 2 और 2 3 6। तो x का मान कितना मिला बच्चों 3 मिला, यहाँ पर कितना लिख देंगे अपन 3। ठीक उसी प्रकार y का मान अपन 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूने 6, और 9 में से यदि 6 को घटाएंगे
तो 9 में से यदि 6 को हटाएंगे तो 3 बचेगा, और 3 में अगर आप 2 का भाग दोगे तो पॉइंट में जाएगा। तो आपको पॉइंट में आंसर नहीं लाना है, आप यहाँ पर इसकी जगह y की जगह 3 पुट कर दो, तो 3 3 9 और 9 में से 9 जाएगा तो 0, और 2 का भाग दोगे 0 में तो 0 ही वैल्यू हो जाएगी। तो अब अपन y का जो मान पुट करेंगे यहाँ पर, जो x बराबर वैल्यू मिली है 9 माइनस का 3 इंटू यहाँ y की जगह क्या रख रहे हैं 0 और बटे में 2, तो ये सॉरी अपन यहाँ पर y की जगह वैल्यू रख रहे हैं 3, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 3 9 और बटे में 2, तो 9 में से 9 गए तो 0 बटे 2 मतलब क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, है ना। तो अपन ने y का मान कितना पुट किया 3, तो x का मान कितना मिला 0, है ना। मैंने यहाँ पर y का मान कितना पुट किया 3, तो मुझे x का मान कितना मिल गया 0 मिल गया, है ना। तो बस अब इससे अपन 2 बिंदु निकाल लेते हैं। देखो पहले अपन ने यहाँ पर पहले अपने को ये x और y के मान है, तो बिंदु बनाना है। इसको x के मान को बोलते हैं भुज और y के मान को बोलते हैं कोटि, है ना। तो इनका बिंदु मिलाना अपने को, तो x जगह x क्या वैल्यू कितनी है 3, तो 3 खंड पे जाओ, पहला दूसरा और तीसरा, तो ये बिंदु मिला अपने को तीसरा, यहाँ पर ये वाला पॉइंट लेना है मतलब अपने को। और y का मान क्या 1, तो y यहाँ पर 1 है, तो इन दोनों का जो मिलान बिंदु होगा वो यहाँ पर होगा, है ना। ये वाला बिंदु मिलेगा, और इस बिंदु को अपन बोलेंगे 3,1, है ना। 3 x का मान है, पहले x के मान को लिखते हैं जिसको बोलते हैं भुज, और फिर y के मान को लिखते हैं 1, इसको बोलते हैं कोटि। और दोनों का जो देखो 1 यहाँ पर y है और 3 यहाँ पर x है, तो दोनों को मिलाने वाले पॉइंट को अपन यहाँ पर दर्शाते हैं, ये दोनों यहाँ पर इस तरह से मिल रहे हैं। ये पहला पॉइंट मिल गया। फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं अपन, फिर x का मान मिला 0 और y का मान मिला 3, तो y का मान 3 देखो यहाँ पर आएगा 1 2 और एक ये 3, ये वाला बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर y का मान आएगा 3 और x का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर समझना, फोकस करना इस बात को कि यदि y के ऊपर, ये जो y वाली लाइन अपन ने खींची है, इसके ऊपर यदि कोई पॉइंट है तो इसके ऊपर y का मान तो होता है लेकिन x का मान 0 होता है। तो यहाँ पर x का मान क्या लेना है 0, तो x 0 कहाँ पर होता है यहाँ पर, तो x 0 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, तो इसलिए अगला पॉइंट आपका यहाँ पर आएगा। अब बच्चों दोनों को मिलाकर आप एक सरल रेखा का निर्माण इस तरह से कर सकते हो। ये रेखा है, ये अनंत तक जाएगी, है ना, क्योंकि रेखा खंड नहीं है, रेखा है, रेखा अनंत तक जाती है ना, इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है रेखा का, तो इस तरह से ये चलती जाएगी। तो ये अपने को समीकरण, कौन से समीकरण का रेखा मिला, ये अपने को मिला 2x प्लस का 3y बराबर 9, 2x प्लस 3y बराबर 9, इस वाली रेखा का ये समीकरण है। ठीक है बच्चों, और इसका भी बनाएंगे अपन तो भी सेम ही मिलेगा, क्योंकि दोनों एक जैसे ही समीकरण है ये, है ना। संपत्ति रेखाएं इनकी आपस में मिल जाएगी। तो इस तरह से बच्चों आप इसको लिख सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो, और आपको कहीं पर भी इसमें प्रॉब्लम आती हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं ना। तो बच्चों इसमें और भी क्वेश्चन है ठीक इसी प्रकार के, अगले आने वाले वीडियो में हम उनको सोल्व करेंगे। तो जब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत, है ना। बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर, जिस पर आपको संपूर्ण मैथ्स 10वीं का अभी से करवाया जा रहा है गर्मी में। तो आपको स्कूल खुलने के पहले लगभग हम मैक्सिमम चैप्टर इसके कवर कर लेंगे, ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। तो बच्चे वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, और इस तरह से अच्छे मार्क्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। ओके बच्चों, जय हिंद जय भारत।